चलिए, खबरों के बाद खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शहरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको माला माल। ऐसे ही कुछ एक शानदार खबरों पे हम जरा बातचीत करेंगे, क्योंकि दौर जो चल रहा है वो चल रहा है नतीजों का। तो नतीजों वाले शेयरों पे जरा फटाफट जो है रुख हम डालते हैं और एक एक करके तमाम नतीजों को भी लेकर के आते हैं। सबसे पहले जरा एस्ट्रल के नतीजे लेकर के आइए। आज अच्छी खासी पिटाई हुई है। यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर एक एक्विजिशन को लेकर के भी खबर यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर 120 करोड़ के निवेश के ज़रिए 80% स्टेक का एक्विजिशन करने की रणनीति यहाँ पर है। 60 दिनों में कैपिटल स्ट्रक्चर को लेकर के ये फाइल करेंगे। चलिए, अभी 7.5% के आसपास की गिरावट सर देखने को मिल रही है। नतीजे भी रहे एस्ट्रल के खराब रहे, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? जी सर, उम्मीद तो काफी थी इस स्टॉक से, क्योंकि इसका टेक्निकल चार्ट जो था वो काफी बेहतर था जब ये रिवर्सल आ रहा था। लेकिन पिछले एक महीने से ही लगभग मार्केट जो है लगातार गिरावट में ही हम लोग देख रहे हैं, रिजल्ट के पहले से ही। जबकि अगर हम देखें पिछले क्वार्टर का रिजल्ट काफी पॉजिटिव था, जिससे कि वो रैली आई थी, बट उसके बावजूद वो नहीं परफॉर्मेंस आई। और ओवरऑल जो चार्ट्स भी बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि 1186 की तरफ स्टॉक आगे बढ़ रहा है। तो अगर हम देखें कि 1186 की तरफ आगे बढ़ रहा है तो बायस हमारा बेरिश हो जाता है और हमें 1186 के बाद रिविजिट करने के बाद ही कोई बाई का प्लान करना चाहिए। फिलहाल के लिए बायस बेरिश है और स्टॉक वीक है। स्टॉक वीक है, ये फिलहाल के लिए राय यहाँ पर निकल के आ रही है। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं और उसके चलते क्या कुछ एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो IRFC पे जरा बातचीत कर लेते हैं। IRFC में उड़ीसा में इन्होंने ASRL के लिए 2539 करोड़ की रिफाइनेंसिंग डील जो है वो पूरी की है। ASRL जो है वो रेलवे इकोसिस्टम के तहत एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल है। आपको बता दें, IRFC के दिल्ली ऑफिस में दोनों पक्षों ने लोन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि आज दबाव देखने को मिल रहा है, कल थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही थी। सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इस समय IRFC को लेकर के? रेलवे काउंटर पे व्यू क्या है आपका? जी सर, रेलवे के साथ साथ सर अगर आप कहें तो एक स्विंग ट्रेड भी बन रही है, अगर आप कहें तो मैं बता दूं। अरे बिल्कुल बिल्कुल सर, जहाँ पर मतलब ट्रेड के बारे में तो फिर जहाँ आ जाए, बिल्कुल बताइए सर। जी सर, सो एक स्विंग ट्रेड मैंने जो है आज अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी इस रिसर्च को पब्लिश किया है, अपने सारे फ्री क्लाइंट्स को। फ्री क्लाइंट्स नहीं, कम्युनिटी मेंबर क्लाइंट्स अभी नहीं ले रहे हम। सो वहां पर भी मैंने पब्लिश किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। MCX एक स्टॉक है सर। MCX बहुत सारे लोगों का फेवरेट स्टॉक रहता है और आज उसके अंदर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है और मेरे हिसाब से यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट स्विंग ट्रेड करना समझदारी रह सकती है। तो MCX के बारे में यहाँ पर बता रहा हूँ, जो हमारा बाई जोन है इसके अंदर वो है 8200 से लेकर 8000 के बीच में या 8050 के बीच में आप रख सकते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। 8050 से 8200 के बीच में जो करंट प्राइसेस हैं वहां पर इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटीज है। स्टॉप लॉस हम लोग रख रहे हैं 7600 का और जो टारगेट हम लोग कर रहे हैं, मेनली टारगेट कर रहे हैं 8800 से 9000। लेकिन अगर कोई क्विक स्विंग ट्रेड करना पसंद करता है तो उनके लिए टारगेट रहेगा पहला 8440, 8440 हमारा पहला टारगेट यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहा है। इसके पीछे मैं थोड़ा सा लॉजिक भी बता दूं आपको। तो अगर आप देखेंगे जून में मार्केट ने अचानक से बहुत तेज रैली दी थी ऊपर की तरफ और उसके बाद जब करेक्शन करना शुरू किया तो वही 20 जून का लो जहां से शुरुआत हुई थी उसी के नीचे प्राइस ने आके सपोर्ट लिया, कंसोलिडेशन किया और आज बहुत बढ़िया हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। ठीक, आपने कहा सर जो इमीडिएट टारगेट आपने 8440 बताया है या फिर? जी सर, 8440। ठीक है, स्क्रीन पर हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं बाबूजी वो लिखा करके लेके आ गए 8440 और 8800 के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 2800 से 9000 तक के टारगेट अभी 8200 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस आपको 7600 का दिया गया, 7600 का। टारगेट भी बड़े हैं, स्टॉप लॉस भी बड़ा है, दोनों पे आप लोग फोकस कीजिए। अच्छी मजबूती आज सुबह से ही देखने को मिल रही है। तो ये ट्रेड आज का लिए जो है, आज के लिए भी है और आगे के लिए भी आपको बताए गए हैं। अभी 3.25% ऊपर 8201 के आसपास इस समय ट्रेड करता हुआ। कोई अगर अनयूजुअल मूव रहेगा तो हम इस कार्यक्रम के अंत तक आपको बताते हैं। चलिए, तो ये बात निकल के आई और अब ये हम लोग बात कर रहे थे IRFC को लेकर। IRFC जी सर, तो IRFC के ऊपर बात करेंगे सर। तो IRFC में जो है रेलवे के ऊपर मेरा कोई बायस चेंज नहीं हुआ है जो लास्ट वीक था। मैं इस पूरे सेक्टर के अंदर साइडवेज हूँ और वही कहानी अभी आप देखेंगे IRFC के साथ भी चल रही है। लास्ट वीक भी हम लोग यही बात कर रहे थे कि हम लोग जो है इसको 128 से लेकर 120 के बीच में घूमते हुए देखेंगे और आप देखेंगे प्राइसेस अभी भी 125 ही चल रहे हैं। और जो भी कोई रेलवे के स्टॉक्स होल्ड करके बैठे हैं मैं उनको यही बोलूंगा कि आप निराश ना हो, पेशेंस की जरूरत पड़ती है एक इन्वेस्टर के लिए।
रेलवे सेक्टर के अंदर अभी टाइम करेक्शन चल रहा है, प्राइस करेक्शन लगभग कंप्लीट हो गया है। वो टाइम आपको बिताना पड़ेगा, वो थोड़ा सा सब्र दिखाना पड़ेगा, उसके बाद आपको बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक। हाँ, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। ऋतु श्रीवास्तव जी कह रही है मुझे भूल गए सर। अरे मैम, कैसे भूल सकते हैं आपको, कई बार सवाल मिस हो जाते हैं, कोई बात नहीं। तो आज नहीं तो कल सवाल तो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो कि रेलवे में बात हुई, तो रेलवे जो है अभी बाकी जो रेलवे शेयर्स हैं उस पर आपको और डिटेल में जानकारी जो है अब से 5 मिनट बाद 2:30 बजे हमारा सेगमेंट अपलोड हो जाएगा। रेलवे स्टॉक्स कब पकड़ेंगे रफ्तार, जिस तरह की सुस्ती देखने को मिल रही है। अच्छी रफ्तार टीटागढ़ के अंदर देखने को मिली है, लेकिन इसके अलावा BEML, RVNL, कॉनकॉर, रेलटेल, क्या कुछ करना चाहिए, एयरकॉन, इन तमाम IRFC सब पे जो है हमने डिटेल में बातचीत की है। प्रदीप हल्दर और रचित खंडेलवाल जी 2 लोग हमारे विशेष मेहमान थे, उनकी टिप्पणी आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी पर जाते हैं। अगले शेयर को ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट। और यहाँ पर और कौन कौन से खबरें यहाँ पर निकल के आई है। इस पे सर एक और ख़बर जो है अदानी इंटरप्राइजेस, यहाँ पे देखिए सर पिछले 2 दिन के अंदर अच्छा मूव रहा है अदानी समूह के शेयरों में। यहाँ पर एक एक्विजिशन की खबर है, इंडामेर को लेकर के एक्विजिशन की खबरें निकल करके आ रही हैं। 100% जो है एक्विजिशन किया गया है। सब्सिडरी हॉरिजॉन एरो सोल्यूशन के ज़रिए ये एक्विजिशन किया जाएगा और अदानी डिफेंस सिस्टम की सब्सिडरी है हॉरिजॉन एरो सोल्यूशन, जिसके ज़रिए ये एक्विजिशन किया जाएगा। सर अभी जो कल से मोमेंटम बना है, आपकी टिप्पणी क्या है? अदानी इंटरप्राइजेस को क्या अभी होल्ड कर सकते हैं? जी सर, बिल्कुल। अदानी एंटरप्राइजेस के ऊपर सर मैं काफी दिन से बुलिश हूं, और साइडवेज बुलिश आप इसको कह सकते हैं कि आपको शॉर्ट टर्म में थोड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि फंडामेंटली पिछला 1 साल कहीं ना कहीं अदानी ग्रुप के लिए उतना ज्यादा फेवरेबल नहीं रहा है। हम सभी लोगों ने देखा कि अलग अलग कंट्रीज में जो केस चले, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो 1-2 प्रोजेक्ट जो है पोर्ट के दूसरी कंट्री से वो दूसरी किसी कंट्री को चले गए। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई और जो चार्जेस लगे, जो रिपोर्ट्स आई, तो उस वजह से अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स है वो कहीं ना कहीं हमने देखा कि पिछले 1-1.25 साल से कहीं ना कहीं साइडवेज मोमेंटम में आ गए हैं। लेकिन मेरा जो बायस है अदानी ENT के ऊपर वो पूरी तरह से अभी भी बुलिश ही है कि यहाँ पर ये जो कंसोलिडेशन चल रहा है ये एट दी एंड ये कंसोलिडेशन बुलिश तरफ ही ब्रेकआउट देगा। और 2100 के आसपास जो भी कुछ यहाँ पे मिल रहा है, 2100-2200 के आसपास जो भी मिल रहा है, वो एक इन्वेस्टर के लिए अगर वो होल्डिंग के स्टॉक्स देख रहा है तो ये वन ऑफ द गुड स्टॉक्स हो सकते हैं। इसके अंदर आपको बस ध्यान ये रखना है कि प्राइस आपको कभी 1900-1950 के नीचे ना मिले, वहां इनवैलिडेशन हो जाएगा, फिर हमें समझना पड़ेगा कि कुछ और भी गड़बड़ है अंदर। अदरवाइज मेरे लिए ये स्टॉक साइडवेज बुलिश है। ठीक है सर, चलिए तो ये बात अदानी इंटरप्राइजेस पे है। फटाफट अगली कंपनी जरा ISCL लेकर के आते हैं। ISCL पे अगर हम देखें, एक नज़र डालें फटाफट, तो अभी ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ इंडियन होटल्स पे आपकी राय जानना चाहेंगे संक्षेप में सर। अब मुश्किल से हमारे पास 3-4 मिनट के समय है और उसमें हमको बहुत सारे शेयर कवर करने हैं। तो इंडियन होटल्स पे आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? आधे पौने % के आसपास की आज मजबूती देखने को मिल रही है, हालांकि ऑलमोस्ट अब फ्लैट हो चुका है। ठीक लग रहा है सर आपको ISCL आंख होटल पोर्टफोलियो में को लेकर के? यहाँ पर एक एक्विजिशन की खबर यहाँ पर निकल करके आई है, क्या करना चाहिए? ठीक है सर। ISCL इंडियन होटल्स की बात कर रहे हैं हम लोग। इंडियन होटल्स, बिल्कुल सर। जी सर, कभी कभी टिकर नहीं मैच करता ना, तो नहीं, बिल्कुल जी सर। ISCL जी सर। सो यहाँ पर जो रिपोर्ट है सर, मेरे हिसाब से तो सर मैं इस स्टॉक के ऊपर फिलहाल साइडवेज हूँ, बेरिश नहीं हूँ। तो मेरे हिसाब से तो इसके अंदर हम लोग होल्ड बनाए रख सकते हैं। प्राइस जो है पिछले 2 महीने से लगभग कंसोलिडेशन में है, एक ही रेंज में है। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि 720-725 आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 780 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जिस दिन भी रेंज जिस तरफ ब्रेकआउट हो जाए, आपका बायस उसी तरफ हो जाएगा। मेरे हिसाब से बुलिश रहने में कोई बुराई नहीं है और मैं बुलिश ही बायस इस पर रख रहा हूँ। यहाँ पर बुलिश रहने पे कोई भी बुराई नहीं है, ये सलाह जो है यहाँ पर दी जा रही है आपको। और अब बात करते हैं कुछ एक और नतीजों की, जिस पर कि सर ज़रा एक नज़र डालिए आप बाटा के नतीजों पर। बाटा पे क्या करना चाहिए, ज़रा नतीजों पर नहीं, माफ़ कीजिएगा, बाटा के शेयर पे एक नज़र डालिए। 70% कंपनी का मुनाफा घटा है, रेवेन्यू में ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं, एबिटा 7.5% के आसपास बढ़ा है, मार्जिन्स जो है वो उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। लेकिन अभी बाटा के अंदर कोई जान दिखाई दे रही है क्या आपको? सर देखिए, बाटा के गिरने के कारण तो आप सभी जानते ही हैं, वो टैरिफ्स हैं। बाटा का बहुत बड़ा बिजनेस रेवेन्यू जो है वो यूनाइटेड स्टेट से आता था, और टैरिफ लगने के बाद डेफिनेटली उन सारी कंपनीज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा ही है, जिस इम्पैक्ट को मैं कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म देख रहा हूँ। तो जो ये इम्पैक्ट है ये डेफिनेटली इसको और अभी यहाँ से मेरे ख्याल में 8 से 10% तक गिरा सकता है।
उसमें कोई इतनी बड़ी चीज नहीं होनी चाहिए आप लोगों के दिमाग में भी, क्योंकि जो ये इम्पैक्ट एक्चुअली में ये वही है, टैरिफ्स का इम्पैक्ट है। अब यहाँ पर ये एक पर्सनल राय हो सकती है, क्योंकि फ्यूचर किसी को नहीं पता। अगर आपको लगता है कि ये टैरिफ्स लंबे जाने वाले हैं, आज से 6 महीने साल भर चलेंगे और यूएस इंडिया के जो रिलेशन चल रहे हैं वो ऐसे चलेंगे, तो आप फिर ऐसे स्टॉक को दूरी बना लीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ये सिर्फ एक छोटा सा गेम है, पॉलिटिकल जियोपॉलिटिक्स है, जो 1-2 महीने के अंदर शॉर्ट आउट हो जाएगी, तो आप कॉन्फिडेंटली ऐसे स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं। बट एक्सपेक्ट कीजिए यहाँ से आपको 8 से 10% की गिरावट देखने को और मिल सकती है बाटा इंडिया में। ठीक है सर। एक सर एसजेवीएन के भी रिजल्ट जरा देखिएगा, और एसजेवीएन के रिजल्ट के बाद जरा शेयर पे नज़र डालिए। काफ़ी लंबे समय से एक रेंज में फंसा हुआ है, और रिजल्ट के बाद हम देख रहे हैं कि एक साइडवेज मूवमेंट है, मोमेंटम थोड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी क्या करना चाहिए सर एसजेवीएन के अंदर? जिस तरीके से हमने मुनाफा गिरने के बावजूद हम देख रहे हैं शेयर में अच्छी चाल आज बनी हुई है। स्क्रीन पर जो है रिजल्ट लोगों के लिए है, 11.5% के आसपास बिट्टा बढ़ा, मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। क्या करें सर यहाँ पर एसजेवीएन में? एसडीए1 में सर मैं बुलिश हूँ। शॉर्ट टर्म में तो अच्छा खासा टारगेट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो शॉर्ट टर्म के लिए दिखाई दे रहा है वो 112 रुपए का दिखाई दे रहा है। सो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में हम लोग 112 रुपए को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर मार्केट वहां पर होल्ड करता है, आप 110 मान लीजिए इसको मोटा मोटा राउंड फिगर में, और अगर वहां होल्ड करता है तो हम लोग इसको बड़े प्यार से 120 121 तक भी जाते हुए यहाँ पर देख सकते हैं। इस बायस के लिए हमने बस अपना स्टॉप लॉस जो रखना है वो 91 रुपीज के आसपास रखना है, उसको आप ध्यान रखिए। एक बढ़िया स्विंग ट्रेड का कंटेंटर दिखाई दे रहा है, बायस इसके अंदर बुलिश है। ठीक सर, मैं चाहूँगा अगर आप फटाफट चार्ट खोल लें, 30 सेकंड में अगर आप कंपैरिजन कर सकें तो उसी के इर्द गिर्द हम लोग थंब भी लगा देंगे। एसजेवीएन पे आपने बात की, और इसी प्राइस की रेंज में जैसे एनएचपीसी है, सुज़लॉन है, अगर इन तीनों को कंपेयर करें तो कौन ज़्यादा बेटर लग रहा है? एसजेवीएन, एनएचपीसी और सुज़लॉन, ज़रा अगर आप एनालिसिस अगर आप कर सकें। एनएचपीसी भी काफ़ी लंबे समय से रेंज में फंसा हुआ है, और सुज़लॉन भी बीते कुछ दिनों से दायरे में है। सर तीसरा स्टॉक आप सुजलोन के अलावा एनएचपीसी बता रहे हैं ना सर? एनएचपीसी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर कंपैरेटिव एनालिसिस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कोई बात नहीं, अगर आपको जो बता दें कि अच्छा कौन लग रहा है। हाँ सर, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आ जाएगा सर, तो वो नहीं, प्रॉब्लम नहीं है एनालाइज करने में। मेरे हिसाब से फिलहाल के चार्ट्स देखते हुए मैं प्रायोरिटी पर जो रखना चाहूंगा, जिस स्टॉक के अंदर मैं खरीदारी करना चाहूंगा, वो नंबर 1 पे मैं खरीदारी करना चाहूंगा। सबसे पहले अगर करना है एज ए इन्वेस्टर तो एसजेवीएन में देखूंगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म मुझे टारगेट वहां बहुत क्लीन दिखाई दे रहे हैं। दूसरे नंबर पर मैं जो रखूंगा वो रखूंगा एनएचपीसी को, क्योंकि उसके अंदर 2 से 2.5 रुपए का टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है, 85 रुपए का। शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर मुझे लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना है कि मैं थोड़ा होल्ड कर लूं, 3-6 महीने रख लूं, तो उसके हिसाब से सर सुजलोन को मैं पसंद करना चाहूंगा, क्योंकि सुजलोन के अंदर लास्ट वीक भी मैंने बताया था कि मेरे टारगेट जो है वो 75 से 87 के हैं। ठीक है सर, ये बढ़िया एनालिसिस कर दिया, और आप देखिएगा इसी थंब पे आपको जो है ना ये सेगमेंट मिलेगा खबरों का खेल का। सर कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जी सर, आज सर हमने काफी सारे स्टॉक्स के बारे में बात की है। मैं बताना चाहूंगा कि फिलहाल जो है मैं कई सारे अपनी रिसर्च जो है वो सोशल मीडिया पर ऐसी पब्लिकली पब्लिश करता हूं, तो उनमें से कुछ रिसर्च जो है ऐसी हो सकती है जो मैंने आप लोगों को बताई आज यहाँ पर। उसके अलावा मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग इसके अंदर नहीं है, मेरी किसी फैमिली या रिलेटिव की होल्डिंग भी इन स्टॉक्स के अंदर नहीं है। इसके अलावा ये ध्यान रखिए कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, काइंडली रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। और बाकी आपको मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद।